स्टार्टिंग है, टॉपिक इज केमिकल काइनेटिक्स। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर। देखो व्हाट इज काइनेटिक्स है। काइनेटिक्स वर्ड इटसेल्फ हमें शो कर रहा है द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। देखो ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक्स वर्ड से पता लग जाता है कि हमें क्या करना है, रिएक्शंस के ना रेट की स्टडी करनी है। रेट, रेट को आप सिंपल लैंग्वेज में स्पीड भी कह सकते हैं। स्पीड एक ही बात होती है, रिएक्शन की स्पीड की स्टडी करना। आपको भी केमिकल रिएक्शन करवा रहा है, हर रिएक्शन की ना अपनी स्पीड होती है। स्पीड, ये ए से बी रिएक्शन भी, सी से डी रिएक्शन भी, दोनों की अपनी अपनी कोई स्पीड होगी। आज हमें स्पीड के बारे में स्टडी करना है। स्पीड को आप रेट भी कह सकते हो, स्पीड को हिंदी में आप दर भी कह सकते हो। अभिक्रिया की दर की स्टडी करना। तो इस तरह से ना बहुत सारे वर्ड है। तो हमारा मेन एम जो आज रहेगा वो यही रहेगा, रिएक्शन के रेट के बारे में स्टडी करना। ठीक है। एक बात इंपॉर्टेंट और है, देखो रेट के साथ साथ हम एक काम और भी करेंगे। आपने एक वर्ड सुना होगा, अब जल्दी आपकी ऑर्गेनिक स्टार्ट होने वाली है, आप हम महसूस करेंगे। केमिस्ट्री में ना रिएक्शन के ना मैकेनिज्म्स होते हैं। मैकेनिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया विधि। कोई भी रिएक्शन ऐसे नहीं आती कि मान लीजिए आपने ए और बी को मिलाया तो सीधा आपका रिजल्ट डी आ गया। इसके ना स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स, जिसको हिंदी में पद कहते हैं। ये रिएक्शन स्टेप्स में होती है। वो जो स्टेप बाय स्टेप स्टडी होती है ना, उसको मैकेनिज्म कहते हैं। मैकेनिज्म, अभिक्रिया विधि जिसको बोलते हैं। तो इस चैप्टर में ना हम मैकेनिज्म की भी स्टडी करेंगे। देखो दो काम करने पड़ेंगे हमें इस चैप्टर में। रिएक्शन के रेट की स्टडी करनी होगी, रिएक्शन के मैकेनिज्म की स्टडी करनी होगी। तो जिस ब्रांच में रेट की स्टडी होती है, मैकेनिज्म की स्टडी होती है, या कह सकते हैं अभिक्रिया की दर की स्टडी होती है, अभिक्रिया विधि की स्टडी होती है, उसे क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। तो ये हमारा मेन मोटो रहेगा, हमारा मेन उद्देश्य रहेगा इस चैप्टर के अंदर। तो मैं इसको वन लाइन में डिफाइन करता हूँ, नोट करिए। केमिकल काइनेटिक्स क्या है, इसके डेफिनेशन सीधा, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद, the branch of physical chemistry which deals with rate of reactions, rate of reactions, which deals with rate of reactions and their THEIR, their mechanism, which deals with rate of reactions and their mechanism, and their mechanism. तो ये दो मेन हमारे पर्पस है रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन के रेट की स्टडी करना, रिएक्शन के मैकेनिज्म की स्टडी करना। तो जिस ब्रांच में ऐसा होता है उस ब्रांच को बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स, उसे बोलते हैं हम लोग रासायनिक बल गतिकी। ये हमारा चैप्टर का मेन मोटो, बाकी कुछ लिखने वाली बात है नहीं। रेट को हिंदी में दर कहते हैं, किसी को ना बताओ देख लीजिएगा। रेट को स्पीड बोलते हैं, इसको अभिक्रिया विधि कहते हैं। बहुत सारे वर्ड्स है हमारे पास, कहना नहीं हो। इस चैप्टर का मेन मोटो ये रहेगा। अगले स्टेप पे आते हैं, ऐसा दिखने वाला दिखाई इसी। देखो एक इंटरेस्टिंग बात हो रहा है, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं ना, अभिक्रिया की दर की बात करते हैं, तो रिएक्शन तीन तरह की होती है। तीन तरह की, एक होती है फास्ट रिएक्शंस, फास्ट, जो बहुत ही तीव्र गति से होती है। एक स्लो होती है, बहुत धीमे होने वाली। और एक ऐसी रिएक्शन होती है जो मॉडरेट होती है, मॉडरेट, जिसको कहते हैं ना जैसे मीडियम, मीडियम पर ऐसे कहते हैं मॉडरेट। फास्ट, स्लो एंड मॉडरेट। देखो क्या होता है, अब जिस लेवल पे हम पढ़े ना, हम सिर्फ ऐसी रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ऐसा नहीं मुझे कोई भी रिएक्शन देके बोलोगे उसका रेट निकाल के दिखाओ, पॉसिबल नहीं है। ना हम फास्ट की स्टडी करेंगे ना स्लो की स्टडी करेंगे, हम सिर्फ मॉडरेट वाली रिएक्शन स्टडी करेंगे, मॉडरेट। इस बात को मैं स्पेशली यहाँ पे लिख रहा हूँ, रीजन भी दूंगा, ये सर्शन रीजन बनेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। It deals with only those reactions, with only those reactions which have moderate speed. इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप हर एक के बारे में पढ़ ही नहीं पाओगे, सिर्फ उनके बारे में स्टडी करनी है जिनकी स्पीड कैसे, मॉडरेट, मॉडरेट, मीडियम। बहुत फास्ट है, बहुत स्लो की स्टडी हुई नहीं पाती। देखो अब इसका रीजन सुनो तो भाई, बहुत फास्ट में क्या दिक्कत है या बहुत स्लो में क्या प्रॉब्लम है, इसको पता लगाते हैं। देखो थोड़ा देखो पॉइंट समझ। आप जैसे फिजिक्स में आपको पता होगा
कभी फिजिक्स में स्पीड निकालनी हो ना तो ऐसे निकालते हैं डीएस बाई डी टी। पता है ना आपको, यही अप्रोच हमारी केमिस्ट्री की होती है। आपने मुझे कोई रिएक्शन दी ए से बी और इसका रेट निकालने के लिए क्या दिया, स्पीड निकालने के लिए क्या दिया। अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगा तो मैं बहुत डिटेल में बता दूंगा। हम ऐसे निकालते हैं रेट डी टी। देखो लिखने का वे समझना, डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी। देखो मैटर यहाँ लिखिएगा, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं रेट। हमने ऐसे निकाला जस्ट डी ए बाई डी। देखो पहले का इसका मीनिंग समझ, ये डी ए क्या है, चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ पेट। ब्रैकेट में तो कंसंट्रेशन होती है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में, इसे कहेंगे चेंजिंग कंसंट्रेशन। और नीचे क्या आता है, चेंजिंग, मतलब सांद्रता में कितना चेंज, और नीचे आया चेंज इन टाइम, समय परिवर्तन ऐसे कह सकते हैं। और यहाँ पे ना माइनस साइन लगाना होता है, इसका रीजन आपको दे देंगे, इसको लेके आप टेंशन मत। इधर आप पॉइंट पे आओ, देखो जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन ये था, हम सिर्फ ऐसी रिएक्शन की स्टडी क्यों कर रहे हैं, इन्हें क्यों नहीं पढ़ रहे या इन्हें क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। अब इसका रीजन बता। देखो जो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है ना, बहुत फास्ट, बहुत जल्दी होने वाली, पता क्या प्रॉब्लम आती है, आप उसके अंदर ये नहीं निकाल पाओगे, ये इंटरवल निकल ही नहीं पाएगा। सोच के देखो आप, रिएक्शन इतनी फास्ट हो रही है, इतनी तेजी से हो रही है, इतनी तेजी से हो रही है कि आप ये टाइम ही कैच नहीं कर पा रहे। सोच के देखो भाई, हमारे पास लिमिट्स है। मान लो हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, मान लो वॉच से कर रहे हैं तो निकाल ही नहीं पाएंगे। ये इंटरवल इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इसे कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल। देखो इसलिए हम फास्ट रिएक्शन वाले केस में बीट हो गए। और स्लो की बात करते हैं, जो बहुत धीमी गति से हो रही है, वो इतनी स्लो हो रही है, इतनी स्लो हो रही है कि उसका ये इंटरवल बहुत छोटा है। देखो मैं आपको एग्जांपल समझा, जैसे एक छोटा एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। आपको पता है जो लोहे में जंग लगता है ना, वो कोई एक दिन में नहीं लगता, उसके लिए कितने महीने चाहिए, कितने साल चाहिए। मान लो किसी ने पूछा आपसे पूरे एक दिन में, पूरे एक दिन में कितनी रस्टिंग हुई, इसका कोई आंसर नहीं हो पाएगा, क्योंकि रस्टिंग इतना स्लो है, इतना स्लो है कि पूरे दिन में कितना होगा वो निकाल ही नहीं पाएगा। ये वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे आप। जब ये वैल्यू निकाल नहीं पाओगे तो ये कैसे निकालोगे। देखो सोच के देखो, जो बहुत फास्ट है उसके अंदर ये चीज निकल नहीं पा रही, और जो बहुत स्लो है उसमें ये चीज निकल नहीं पा रही है, तो रेट कहां से निकालोगे। जिसकी स्पीड मॉडरेट है ना, मॉडरेट, उसके अंदर ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, दोनों हमारे पास अवेलेबल है, आराम से रेट निकल जाएगी। आप समझ पा रहे हैं। जैसे मान लो हम एक बात करते हैं जनरल, तो आप टीचिंग कर रहे हो कहीं पे, ध्यान देना सब लोग। क्लास में ना तीन तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक बहुत बहुत ब्रिलियंट हुई, एक बहुत स्लो है, और एक मॉडरेट है। तो बता सकते हैं इनमें से किसको पढ़ाना आसान होगा, इनमें से किसको डील करना आसान है, मॉडरेट। देखो जो बहुत धीरे होते हैं उनको समझ ही नहीं आता, जितना मर्जी कोशिश करें उनके दिमाग में बात जाएंगे। जो बहुत ब्रिलियंट है वो इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा है कि बाकी बच्चे सफर करते हैं। देखो समझने की कोशिश करना, इनको पढ़ाना आसान होता है, वो मॉडरेट होता है, मॉडरेट। बाकी के साथ डील करना बहुत मुश्किल है। ये इस काइनेटिक्स में हो रहा है। हम सिर्फ वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिनकी स्पीड मॉडरेट है। क्यों, फास्ट के अंदर ये इंटरवल निकल नहीं पाएगा और स्लो में ये निकल नहीं पाएगा। ये एक इशू है बहुत बड़ा। इसको आप ना समवेयर हाईलाइट करो। पहले तो आप ये लाइन लिखो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इसको ऐसे बना लो और फिर एक लाइन को लिख ही लो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पहले ऐसे बनाओ कि हमारे पास रिएक्शन की तीन कैटेगरीज हैं। एक ऐसी रिएक्शन जिनकी स्पीड बहुत फास्ट है, एक ऐसी रिएक्शन जिनकी स्पीड बहुत स्लो है, और एक ऐसी रिएक्शन जिनकी स्पीड मॉडरेट है। फास्ट, स्लो एंड मॉडरेट। एक ऐसी रिएक्शन जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, फास्ट है, एक बहुत स्लो है, एक मॉडरेट है। एक बहुत तीव्र गति से होने वाली, एक बहुत धीमी गति से होने वाली, और एक मध्यम। मॉडरेट का मतलब मध्यम होता है, मध्यम गति से होने वाली। तो हमने एक लाइन बोली, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट डील्स विद ओनली दोज रिएक्शंस विच हैव मॉडरेट स्पीड। हम सिर्फ उन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिनकी स्पीड मॉडरेट होती है, मध्यम होती है। क्यों बहुत फास्ट या बहुत स्लो नहीं पढ़ पा रहे, मैंने आपको इसका रीजन दे दिया। ये असर्शन रीजन बनता है आपके लिए। अब इसको अपने वर्ड्स में खुद हाईलाइट कर लो, अपने आप लिख लो अपने वर्ड्स में कि फास्ट में क्या निकल नहीं पा रहा और स्लो में क्या निकल नहीं पा रहा। इसको हाईलाइट करना कर ले कि फास्ट में क्या कैलकुलेट नहीं कर पा रहे और स्लो में क्या कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम सिर्फ वो रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिनकी स्पीड मॉडरेट है। तो काइनेटिक्स के अंदर एक लिमिटेशन आ गई, समझो आप। हम हर तरह की रिएक्शन स्टडी नहीं करेंगे, और ये ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बनेगा।
देखो इस चैप्टर को सबसे लास्ट तक लाने के पीछे रीजन है, इसके बाद आपकी ऑर्गेनिक स्टार्ट है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फाउंडेशन बन रही है यहाँ से, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट डील्स विद ओनली दोज रिएक्शंस व्हिच हैव मॉडरेट स्पीड. चलिए सभी नोट करिए उम्मीद है, और अपने वर्ड्स में खुद लिख लो कि फास्ट में इनमें से कौन सा फैक्टर निकल नहीं पाया और स्लो में क्या निकल नहीं पाया. तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू रहेगा. देखो आपको ना एक फास्ट रिएक्शन एग्जांपल भी दे देते हैं, थोड़ा सा आप समझ जाएंगे कि हम ऐसी रिएक्शंस को पढ़ पाएंगे नहीं कर पाएंगे. चलिए सभी लाइन तो नोट करिए ना होपफुली. देखो आप एक चीज समझना है बड़ी इंपॉर्टेंट. देखो मैं आपको एक फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल दे दूं, कोई सोचे कि हम उसका काइनेटिक्स पढ़ पाएंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, सब अटेंशन रहेगा. आपने कभी इस तरह की एक फेमस आयनिक रिएक्शन स्टडी की होगी कि आपके पास सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है और आपने उसमें सिल्वर नाइट्रेट में लगी. देखो ध्यान देना, ये बड़ी फेमस रिएक्शन. देखो इस रिएक्शन में AgCl बनता है, ये एक फेमस व्हाइट प्रेसिपिटेट है, और साथ में क्या बनता है NaNO3 एज अ बाई प्रोडक्ट. देखो सब ध्यान देना, आप कभी इस रिएक्शन को ना लैब में करा के देखना, इतनी जल्दी रिएक्शन होती है कि आपका एक सेकंड नहीं पूरा होगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी. ये फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल, बहुत ही फास्ट रिएक्शन है. ऐसी रिएक्शन का रेट हम पढ़ ही नहीं सकते. को कह दे कि जरा इसका इसका रेट निकाल के दिखा दो, इसकी स्पीड निकाल के दिखा दो, कोई भी निकाल नहीं सकता. ये रिएक्शन जल्दी हो रही है. एक और ऐसा एग्जांपल देता हूं, देखो मैं आपको फास्ट रिएक्शन का ना थोड़ा सा ना इससे फंडामेंटल बन जाएगा. देखो फास्ट रिएक्शन का एक फेमस एग्जांपल और है, उसमें बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में रिएक्ट करते हैं. देखो ध्यान देना, इनकी रिएक्शन से बनता है बेरियम सल्फेट, ये भी फेमस व्हाइट प्रेसिपिटेट है, और साथ में सोडियम क्लोराइड एज अ बाय प्रोडक्ट. देखो ये जो दो एग्जांपल मैंने आपको दिए ना, ये दोनों ही फास्ट रिएक्शन है. पता है दोनों रिएक्शन में क्या कॉमन पॉइंट है? दोनों के दोनों आयनिक रिएक्शन. देखो ये बड़ी काम की बात है, इस बात को जरा ध्यान से समझ लो. आप कभी भी देखना पूरे काइनेटिक्स में ना कभी कोई आयनिक रिएक्शन नहीं आई, कोई भी आयनिक रिएक्शन के बारे में स्टडी नहीं करेगा, क्योंकि आयनिक रिएक्शन की कैटेगरी क्या है? फास्ट रिएक्शन, और हम फास्ट रिएक्शन स्टडी कर ही नहीं सकते. ये दो रिएक्शन भी लिख लो, एक फंडामेंटल बन गया कि आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट रिएक्शंस. आपको मेंशन करना कर लो, कभी काम आएंगी ऐसी बातें, क्वेश्चंस करोगे ना आपको रियलाइज होगा. कर लो इसे कॉपी फटाफट. ये आयनिक रिएक्शन फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आती है. जो आयनिक रिएक्शन होती है वो फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आती है. हम आयनिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ ही नहीं सकते. आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट रिएक्शंस. इज इट क्लियर? ये आयनिक रिएक्शन में सीरियस प्रॉब्लम है. आप ऐसी रिएक्शन को डील नहीं कर सकते. आप सिर्फ उन रिएक्शन को डील करोगे, मैंने पहले बोल दिया, जिनकी स्पीड मॉडरेट है. बहुत फास्ट या बहुत स्लो उनकी स्टडी हो ही नहीं सकती. ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखना. व्हाइट प्रेसिपिटेट दोनों में लिखा गया. ठीक है, ना फास्ट ना स्लो, दैट शुड बी क्लियर. सिर्फ उन रिएक्शन का रेट स्टडी करना है जिनकी स्पीड मॉडरेट है, मीडियम जिसे बोलते हैं ना. तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है इसके साथ में, इसको आना चाहिए अच्छे से. It deals with only those reactions which have moderate speed. यानी यहाँ तक का डिस्कशन सब नॉर्मल था, थ्योरेटिकल सारी बातें थी, थ्योरी हमने स्टडी कर ली. अब देखते हैं आप चैप्टर यहाँ से शुरू होता है एक्चुअल में. चलिए अब करें. ठीक है, चलिए मैं स्टेप पे आते हैं. देखो इसके बारे में ध्यान दीजिएगा. ओके, देखो अब टॉपिक शुरू होता है एक्चुअल में. देखो अब यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स वाला सेक्शन बनेगा, देखो सब अटेंशन पे करना. अब जैसे कोई रिएक्शन होती है A to B, आपसे किसी ने इसका रेट निकालने के लिए बोला, देखो सब अटेंशन पे करना, रेट कैसे निकलता है. रेट देखो सब फील करें, अब यहाँ पे सब अटेंशन पे करें. देखो जब भी कोई रिएक्शन होती है ना, कोई अभिक्रिया हो रही है, ऐसे अभिक्रिया चल रही है. पता अभिक्रिया चलने से क्या होता है? रिएक्शन के होने से क्या होता है? इनमें ना चेंजेस आते हैं, चेंजेस, परिवर्तन. ध्यान दो, अब इसके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस इसके अंदर भी आ रहे हैं. आप खुद सोच लो, आज से 2-3 साल पहले आप क्लास 10th में, तो अब आप देख लो 12th में आ गया, आपके अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली आपको चेंजेस फील हो रहे हैं, आपके आइडियाज में, आपकी थिंकिंग में.
आगे आप किसी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, आपको खुद चेंज रियलाइज होगा। ये तो लाइफ में होता है, जो आप आज हैं वो कल नहीं है, चेंजेस तो आने ही आने। तो जैसे जैसे रिएक्शन चलती रहती है, चेंजेस तो आते ही आते हैं, ध्यान देना सर। अब देखो बात को गौर करना, इससे चेंज आए। अगर मैं ये पता लगा लूं, अगर ये पता लगा लूं कि इसमें इसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, इसको देखो आप ध्यान से, ये मैथ से कोडिंग किया है, चेंज इन कंसंट्रेशन। इसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब होता है एकांक समय में, एक सेकंड, एक मिनट, एक घंटा। इसके कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया पर यूनिट टाइम। अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूंगा तो ये क्या है, रेट। ये अभिक्रिया की दर, अभी को लिखिएगा नहीं, बिल्कुल लिखने की जल्दी नहीं। पहले समझना क्या कर रहा हूं मैं, ये चेंज इन कंसंट्रेशन है। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, सांद्रता में परिवर्तन। और नीचे क्या है, चेंज इन टाइम, समय का परिवर्तन। अगर हम मैथ से कोडी देखें तो हम क्या पता लगा रहे हैं, हम ये पता लगा रहे हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम कितना आ रहा है, एकांक समय में कितना परिवर्तन आ रहा है। वो जो परिवर्तन आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, उसी का नाम क्या है, रेट। अभी भी लिखना नहीं किसी को भी। ऐसी में चाहता बी से निकाल लेता, बी के साथ भी ऐसी मैथ्स लगता, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब वही से मैथ्स था, बस वहां ए है वहां बी है। एक बार देखिए और सुनिएगा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो डी का मतलब सबको पता है डिफरेंस है, डिफरेंस को हिंदी में परिवर्तन कहते हैं, या कुछ भी कह दो। पता डिफरेंस कैसे निकलता है, फाइनल माइनस तीन शक्ति, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ऐसे निकलता है हमेशा। पता क्या प्रॉब्लम आएगी, जब ये रिएक्शन चलेगी ना, देखो सबको पता है इसकी कंसंट्रेशन घटेगी, ये डिक्रीज हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन पहले से कम होती जा रही है, खर्च हो रहा है ना। जब ये कम होता जा रहा है तो फाइनल हमेशा नीचे से क्या आएगा, कम आएगा, कम आएगा मैडम, कम घट रहा है ना, घट रहा है ना। दोबारा शुरुआत में ये 5 था, 5 एम, 5 मोलर, अब रह गया 4 एम। देखो फाइनल इनिशियल से कम हुआ नहीं, तो ये वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी, माइनस से, माइनस लगा लो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल छोटा है तो ये डिफरेंस माइनस में आएगा, ये वैल्यू माइनस में जाएगी। और टाइम तो हमेशा बढ़ता है, समय कभी नहीं घटता, टाइम तो बढ़ रहा है हमेशा, टाइम तो आगे जाता है, टाइम पीछे कभी नहीं जाता। ये वैल्यू हमेशा प्लस में रहेगी। पता क्या प्रॉब्लम आएगी, ये वैल्यू माइनस में, ये वैल्यू प्लस में, रिजल्ट माइनस में आ गया। अब रिजल्ट तो माइनस में नहीं हो सकता ना, रिएक्शन का रेट कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए केमिस्ट्री जानबूझ के यहाँ पे माइनस साइन लगाती है, ये रूल है। जब भी रिएक्टेंट से रेट निकालोगे आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, जिससे माइनस माइनस क्या बन जाए, प्लस। प्रोडक्ट में कोई नीड नहीं है, देखो प्रोडक्ट में यहाँ पे कोई नीड नहीं है कि प्रोडक्ट में ये वैल्यू प्लस है, ये वैल्यू प्लस है, रिजल्ट हमेशा प्लस में आएगा ही आएगा। तो रिएक्टर में जब भी रेट निकलता है तो माइनस साइन लगता है, ये ध्यान रखना, ये रूल है। हम भी थ्रू आउट चैप्टर में यही करेंगे। अभी और सुनो, फिर रेट की बात करते हैं। अभी मैंने क्या करा, रेट निकालने में चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम निकाला, मैं चाहता ना यहाँ पे चेंज इन प्रेशर निकाल लेता। मान लो एक गैस है कोई, अब गैस रिएक्ट कर रही है, उसका प्रेशर घट रहा है, फिर वही केमिस्ट्री, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम ले लो। चलो बी से निकाल लेता, मेरी मर्जी थी, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम देखो। ये सब रेट निकालने के क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना, पहले ये बनाने पड़ेंगे एक्सप्रेशन, देखो उनको समझ लो आप कैसे बनाए जाते हैं। ओके, फिर अभी मैं डिफाइन भी कर दूंगा। और रिएक्टेंट वाले केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे, हर बार माइनस साइन आ रहा है। देखो यहाँ भी माइनस साइन, यहाँ भी माइनस साइन, प्रोडक्ट में कोई जरूरत नहीं है। बोलो आया कुछ समझ, सारे न्यूमेरिकल में से करने होंगे। अभी मैं इसको लिखवा दूंगा, आपने डेफिनेशन बता दूंगा। यूनिट की बात रही, किसी ने बोला रेट का मात्रक क्या है, ये जो अभिक्रिया की दर है, इसका मात्रक क्या है, इसकी यूनिट क्या है, तो यूनिट निकाल लेते हैं। देखो ये कंसेंट्रेशन है, सबको पता है मोल पर लीटर में होती है। टाइम को आप सेकंड में दिखा दो, मिनट्स में दिखा दो, आवर्स में दिखा दो, आपकी मर्जी है। वो कोई कंडीशन नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी कर सकते हो। प्रेशर को चाहे आप एटमोस्फेयर में एक्सप्रेस कर दो, बार में कर दो, मिलीमीटर ऑफ मर्करी में कर दो, प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स है हमारे पास, तो मैंने एक दो यूनिट लिख दी। तो यूनिट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं, हम देख लेंगे सिचुएशन के हिसाब से टाइम किस में एक्सप्रेस हो रहा है और ऐसे ही ये प्रेशर किस में एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। एक बार जरा इसको नोट करो सब लोग, फिर अपने अपने वर्ड्स में डिफाइन करो, सीखो।
चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ऐसी चेंज इन प्रेशर, ताप का परिवर्तन वही अपॉन चेंज इन टाइम। कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशंस कहते हैं, एक्सप्रेशंस, ये व्यंजक है, जब तक आप इनको नहीं लिखेंगे हम न्यूमेरिकली नहीं हो पाएंगे। चलो बोलूं मैं, अब डेफिनेशन बताऊं रेट ऑफ रिएक्शन की। देखो मैं अपनी डेफिनेशन बोलूंगा ना, अभी मैं लिखवाऊंगा अपने वर्ड्स में, उस डेफिनेशन एक शर्त होगी, वो डेफिनेशन तब चलेगी जब ये कोफिशिएंट्स वन वन होंगे, ये भी एक होगा और एक होगा, जिसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, गुणांक एक एक होने चाहिए, ध्यान रखें। अब मैं डिफाइन करता हूं, देखो रियलाइज होगा, राइट डाउन लिखो। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, rate of reaction is defined as, rate of reaction is defined as, rate of reaction is defined as change in concentration or pressure, change in concentration or pressure, change in concentration or pressure of reactant or product, change in concentration or pressure of reactant or product, change in concentration or pressure of reactant or product per unit time, change in concentration or pressure of reactant or product per unit time, provided there, there stoichiometric coefficients, यहां से लिख लीजिएगा कर लिंक बाय तो, stoichiometric coefficients are unity, stoichiometric coefficients are unity, unity का मतलब होता है एकांक, stoichiometric coefficients are unity। देखो अगर आप मतलब समझो मैंने क्या डेफिनेशन बोली है, ये बड़ी कंडीशनल डेफिनेशन है ये, चलिएगा ध्यान दीजिएगा। देखो मैंने बोला रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन और क्या बोला, प्रेशर, आप किसी को भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम टीटी सर में डिवाइड कर रखा है, ऑफ रिएक्टेंट और, किसी को भी ले सकते हैं, विकारक को ले, उत्पाद को ले, आपकी मर्जी। क्लियर हुआ? प्रोवाइडेड, इसको हिंदी में कहते हैं बशर्ते, मैंने शर्त रखी है, शर्त ये रखी है कि इनके कोफिशिएंट्स कितने कितने होने चाहिए, यूनिटी। ये जो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं ये तब लगेगी जब ये दोनों वन वन होंगे, एकांक। अगर ये वन वन नहीं है तो मुझे डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी, मैं आपको एक अच्छे डेफिनेशन लिखवा दूंगा, गलत ये भी नहीं, ये कंडीशनल है। अब आया सबको समझ? अभी इजी गोइंग होते हैं, टेंशन में नहीं आते, हमें तो साफ बताया गया न्यूमेरिकल ऐसे करेंगे हम लोग, माइनस डी ए बाई डी टी, डी बी बाई डी टी, मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर ही ना, बस इस बात का भी जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर, यहाँ पे मास अलाउड नहीं है, यहाँ पे मोल अलाउड नहीं है, इस बात का ध्यान रखो। देखो ये बहुत होता है कॉम्पिटिशन के अंदर, यहाँ मास अलाउड नहीं है, मोल अलाउड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर होना चाहिए, ध्यान रखना। यूनिट मैंने आपको बता दी, दोनों के मात्रा क्या क्या। अभी और डेप्थ में आ रहे हैं, टेंशन की कोई बात नहीं, अभी और डेप्थ में आ रहे हैं। चलिए देखिए थोड़ा सा आप इसकी और डिटेल में जाते हैं। अब किसी ने कहा कोफिशिएंट्स यूनिटी नहीं है, फिर क्या हुआ? जरा देखो, जरा सब अटेंशन पे करो, लिखना बंद करो। देखो अब सबसे मेन लेक्चर शुरू होता है। मुझसे किसी ने बोला इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, कैसे निकालोगे? जैसे मान लीजिए मैं एक ही हेल्प से रेट निकालता हूँ, एक ही हेल्प से, लिखना बिल्कुल नहीं है, जरा ध्यान देना। मैंने क्या करा, पहले तो माइनस साइन लगाना था रिएक्टेंट वाले केस में, डी ए बाई डी टी कर दी, बी से निकालता हूं माइनस डी बी बाई डी टी कर दिए, सी से निकालता हूं डी सी बाई डी टी कर दिए। देखो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, अभी किसी को नहीं लिखता, माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी बी बाई डी टी, डी सी बाई डी टी, ये तीन तरह से रेट में निकाल सकता हूं। ठीक है, अगर बात कुछ समझ आ देखो, मान लीजिए रिएक्शन ना 20 मिनट में पूरी हो गई, 20 मिनट में रिएक्शन कंप्लीट हो गई। पता है इस 20 मिनट में क्या हुआ? ये बताओ, इसके कितने मोल खर्च हुए? 2, इसके 3, इसके कितने बने? 6। ये तो दिख रहा है सबको क्लियर। देखो अब जरा ध्यान देना सब, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, ये इंटरवल तो 20 मिनट का, ये 20 मिनट का इंटरवल है, इसके 2 मोल खर्च हुए, इसको 2 मान लो भैया। वैसे नीचे वॉल्यूम भी आता है, वॉल्यूम सब में कॉमन तक कट जाएगा, इसको ऐसे मान लो इसकी वैल्यू आ गई 2/20, सॉल्व कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे लिख के छोड़ दिया। इसकी वैल्यू आई 3/20,
और इसकी वैल्यू आई 4/20। देखो बात को सुनना ध्यान से, सबको दिख रहा है तीनों वैल्यू अलग अलग है, पर तीनों तो बराबर नहीं है। इसकी वैल्यू कुछ और, इसकी वैल्यू कुछ और, इसकी वैल्यू कुछ और सच बात पता क्या, रिएक्शन का रेट एक ही रहना चाहिए, चाहे वो इससे निकाला जाए, चाहे इससे निकाला जाए, चाहे इससे निकाला जाए। अरे मेरी बात सुनो, देखो दोबारा देखो, दोबारा देखो, एक खर्च हुआ, ए के 2 मोल खर्च सबको दिख रहा है, बी के 3 खर्च, सी के 4 खर्च, रिएक्शन भी 20 मिनट तक, 2/20, 3/20, 4/20, तीन वैल्यू है, ये तीनों बराबर ही नहीं आ सकती मैथ्स के हिसाब से। और रूल के अकॉर्डिंग रेट एक ही होना चाहिए, अभिक्रिया की दर बराबर होनी चाहिए, भाई रिएक्शन तो एक ही है। अब देखो देखो, इससे ना ये इंडिकेशन होता है कि ये सही एक्सप्रेशन है ही नहीं। देखो मैं अब क्या करने जा रहा हूं, मैं इस कॉफिशिएंट से यहां पे डिवाइड करने जा रहा हूं। देखो देखो, अब आपके दिमाग में एक बात एकदम से स्ट्राइक करेगा, अगर मैंने यहां से 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 1/20, 3 से 3 कैंसिल, कितना आया 4 से 4 कैंसिल, कितना आया। देखो इसका मतलब ये हुआ, रेट निकालने के सही एक्सप्रेशन ये है। ये जो हमने इससे पहले स्टडी किया था ना, ए से बी, पता है इनके कॉफिशिएंट कितने थे, हमें महसूस ही नहीं हो रहा था। अदरवाइज कॉफिशिएंट से यहाँ डिवाइड करना पड़ता है। देखो अब समझ लो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है, इसके बिना न्यूमेरिकल नहीं होंगे। आप रिएक्शन का रेट निकालना चाहते हो, जिससे मर्जी निकालो, ए से निकालो, बी से निकालो, सी से निकालो, डी से निकालो, किसी से निकाल लो, ध्यान रखना उसके कॉफिशिएंट से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। देखो इसके कॉफिशिएंट से यहाँ भाग करना पड़ेगा, 1/2, 1/3, 1/4, ये बहुत जरूरी है। अच्छा एक बात और है, अगर किसी ने डिवाइड नहीं किया, वो कहते हैं मैं तो ये सॉल्व कर रहा हूं, देन व्हाट, ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, इसे कहते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, इसको कहते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। डिसअपीयरेंस को हिंदी में कहते हैं गायब, गायब हो जाना, ए के गायब होने की दर, ए के गायब होने की दर रिएक्शन का रेट नहीं है, ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है ये। अगर किसी ने कह दिया मैं तो dc/dt निकाल रहा हूं, तो dc/dt क्या चीज है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। देखो सुन लो ध्यान से, अगर रिएक्शन का रेट निकालना चाहते हो आप, तो कोरस्पॉन्डिंग कॉफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो अभी मैं न्यूमेरिकल करके दिखा रहा हूं, उसके पहले समझ लो। देखो आप जब तक आप ये डिवाइड नहीं कर रहे ना, काम ही नहीं चलेगा। देखो मैंने यहाँ पे डिवाइड नहीं करा, नाम ही बदल दिया, इसको मैं रेट ऑफ रिएक्शन नहीं करा, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो गई है। मैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं कर, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। आप समझ पा रहे हो, किसी ने आपसे ये कहा क्या ये तीनों रेट बराबर होंगे, 100% बराबर होंगे, तीनों रेट 100% इक्वल होंगे, क्योंकि आप कॉफिशिएंट से डिवाइड कर चुके। क्या ये दोनों रेट इक्वल होंगे, मे और मे नॉट बी, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। एटलीस्ट इस रिएक्शन में तो नहीं होंगे, क्योंकि इसके मोल कितने खर्च हो रहे हैं, इससे कितने बन रहे हैं 4, इसकी अपीयरेंस की स्पीड इसकी डिसअपीयरेंस की स्पीड का डबल है, यहाँ पे बराबर नहीं है। मे और मे नॉट बी में आता है ये, लेकिन ये तीनों इक्वल होंगे, 100% इक्वल होंगे। देखो अब इसको अप्लाई करना पड़ेगा, 2-4 क्वेश्चन करते हैं तभी कॉन्फिडेंस आएगी। लो आप सिस्टमेटिकल नोट करो, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन लिखो, मैं डिफाइन भी करता हूं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का एक्सप्रेशन लिखो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी का एक्सप्रेशन लिखो। पहले आराम से ये पांचों एक्सप्रेशन लिखो, ये सब मत लिखना, ये दूसरा कोई रोल नहीं, समझाने के लिए होता है बस। ये रिएक्शन का रेट निकालने के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है। देखो अगर ये बात थोड़ी समझ आ जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन, अभी 10-20 क्वेश्चन ऐसे हमारी ग्रिप में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो कोरस्पॉन्डिंग कॉफिशिएंट जो भी सब गुणांक होगा उससे भाग करना पड़ेगा, ध्यान। 1/2 आया, 1/3 आया, 1/4 आया, कॉफिशिएंट से भाग करना पड़ा, बिना कॉफिशिएंट से डिवाइड करे, बिना भाग करे आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल ही नहीं सकते, अगर वो भाग नहीं करेगा, किसी ने डिवाइड नहीं किया तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो गई है, अपीयरेंस माना जाएगा, इस तरह का पॉइंट माना जाएगा। तो बुक किसी के पास है, खुला है ना केमिस्ट्री बुक, कोई क्वेश्चन बैंक को PYQ किसी के पास कोई प्रॉब्लम हो, अगर है तो निकालिए, लाइए दिखाइए, आपको 1-2 क्वेश्चन करा देंगे ना इसके ऊपर, वो लेटेस्ट प्रॉब्लम आई है वो भी करा देंगे इसके ऊपर। देखो देखते हैं यहाँ से क्या आया काइनेटिक्स में। हाँ जी, हाँ हाँ,
कीजिए, इसको नोट कीजिए आराम से, समझिए बैलेंस, देखो बात क्लियर होगी क्या कहना चाहता हूँ। बातें नहीं, बातें बोलिएगा नहीं। देखो स्टूडेंट न्यूमेरिकल की बना देते हैं आपको ना, तो न्यूमेरिकल से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मोर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो बहुत सारे दिख ही रहे हैं। बोले ना स्टूडेंट, चलिए उम्मीद है सबको नोट कर लिया। आई बात सबको समझ, कॉफिशिएंट से कहाँ डिवाइड करना है बताओ, वॉइस बोले जरा, कहाँ पे कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है, बॉयज से पूछ रहा हूँ, बताओ बॉयज, कहाँ पे डिवाइड करना है कॉफिशिएंट से, जहाँ पे क्या निकालना हो, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन में करना पड़ेगा। और जहाँ पे रेट ऑफ डिसएपियरेंस एपियरेंस निकालना हो, वहां पे कॉफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना है। अच्छा, मैं रेट ऑफ रिएक्शन ए से निकालू, बी से निकालू, सी से निकालू, तीनों रेट क्या आएंगे, बिल्कुल सेम, बराबर, बिल्कुल भाई, दोनों बराबर आ सकते हैं। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप ना पहले एक दो बातें और नोट करो, देखो थोड़ा और आप स्ट्रेंथ आएगी, नोट करो। हमें रेट ऑफ रिएक्शन की नई डेफिनेशन बता। देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज, देखो डेफिनेशन, rate of reaction is defined as, rate of reaction is defined as change in concentration of pressure, change in concentration of pressure of reactant or product. Rate of reaction is defined as change in concentration or pressure, किसी को भी ले सकते हैं आप, of reactant or product per mole per unit time। देखो इस बार मैंने चेंज कर दी, पर मोल पर यूनिट टाइम, पर मोल पर यूनिट टाइम। ये पर मोल बोलने के पीछे रीजन यही था कि आप कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात, देखो अंडरलाइन करो इस बात को, पर मोल पर यूनिट टाइम, इससे ऊपर डेफिनेशन तो पर यूनिट टाइम बोला जाए। यहाँ पर मोल कहने के पीछे पर्पस है कि जो भी कॉफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा, ध्यान रखें। देखो 2 मोल थे, आपने डिवाइड कर दिया 1/2, 3 मोल थे 1/3, 4 थे 1/4। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं पर मोल वर्ड यहां से काट दूं ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये किसकी डेफिनेशन बन जाएगी, रेट ऑफ रिएक्टेंस और डिसएपियरेंस। देखो ये एचएस समझने वाली हो, यही दिमाग लगाने वाला पॉइंट है, ये प्रैक्टिस करके आएगी, घर जाके इसके क्वेश्चंस करने चाहिए, प्रॉब्लम्स करनी चाहिए। देखो मैं एक दो अपने पास से करवाता हूँ। देखो पीवाईक्यूज निकाले हमने, शुरू के कम से कम भी ये 10 क्वेश्चन, 10 के 10 इसी फंडामेंटल से आए, 10 के 10 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से आए, 10 के 10 करने चाहिए। तो एकदम अपने पास से ही लगा देता हूँ, फिर आगे करके देखना, होमवर्क में करके लाओ, डाउट लेके आओ। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए ऐसे, एक और रिएक्शन लिख लीजिए अपने पास, और एक लाइन नोट करिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये ऐसे कर दे, कंसंट्रेशन ऑफ ए बेटर रहेगा, द कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम 0.6 m to 0.2 m in 40 minutes। ये लाइन दे दी गई, the concentration of A changes from 0.6 m to 0.2 m in 40 minutes। What is the, what is the rate of reaction? What is the rate of reaction? इस क्वेश्चन के ना बहुत सारे पार्ट बना देते हैं। रेट ऑफ appearance of B, rate of appearance of B, rate of disappearance of A। तीन पार्ट बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, अब इजी गोइंग, आराम से नोट करिए पहले तो, ठीक है ना। करते हैं स्टार्ट, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना। चलिए बच्चे पे टेंशन ऑफ है ना, घर जाके फॉलो चल, बार बार आपसे कहते हैं, देखो नवंबर में स्टार्ट हो गए और 1 महीना रह गया, उसके बाद तो सब रिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं। चलो जितना भी आपका हो गया तो लिखाइए और स्ट्रेंथ लेकर आइए। देखिए बच्चे टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं, आप भी चाह प्रॉब्लम की फॉर्म में पढ़ना शुरू करिए। चलो बच्चे करें स्टार्ट।
देखो पहले लाइन समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या बोला गया। एक और रिएक्शन है, एक ही कंसंट्रेशन यहाँ से यहाँ होगी, ठीक है जी, 40 मिनट लगे, नो प्रॉब्लम। एक तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के दिखाओ। चलो शुरुआत यहीं से करते हैं। पहले मैं सिंपल सा क्वेश्चन मुझे, देखो वॉइस साइड बोलना, कोई वॉइस बोलने के लिए फ्री बोल, कुछ ना कुछ कहना। मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, मैं ए से निकालू बी से निकालू, वॉइस डिसाइड करे फटाफट। तो एक बच्चे ने बी बोला, एक बच्चे ने ए बोला, बाकी लोग पीछे भी सोच के बताओ। जल्दी बताओ यार, टाइम नहीं है इतना। मैं क्या पूछ रहा हूँ, ए से निकालू या बी से निकालू? क्यों निकालू बी से? बात फाइनल माइनस इनिशियल की नहीं होगी। क्या कंसंट्रेशन आपको बी की दी गई है? कंसंट्रेशन किसकी दे रखी है? ए की। एक ही कंसंट्रेशन यहां से होगी, तो ए से तो निकालू, बी से निकालने का मतलब ही नहीं बनता। बी से निकालने का मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पे जो डेटा है वो ए के फेवर में है, तो ए से निकलेगा रेट भाई। सोच के देख लो 1 मिनट के लिए। लो भाई, अब हमने डिसाइड करा ए से निकाले। चलो गर्ल्स में से बताए, कोई फर्स्ट रो में से बताए, आप लोग बैठे हैं चारों गर्ल्स। ए से मैं रेट निकालना चाहता हूँ, क्या एक्सप्रेशन बनेगा? जो वो एक्सप्रेशन बताओ, हाँ बोलो। बोलो बोलो, वेरी गुड। हाँ, डी ए बाई डी टी, पहले ये बोलना है। देखो चीज राइट, -1/3 डी ए बाई डी टी। हमने देखा माइनस साइन भी लगाया, क्यों आया 1/3? क्या कहा था मैंने, इस कॉफिशिएंट से डिवाइड करना जरूरी। देखो ये तो मैं क्लैरिटी, हमारी प्रैक्टिस पहले से इतनी होगी, हम देख के जाए, समझ के जाए कि मेरे को यहाँ -1/3 डी ए बाई डी टी निकालना है। बस अब क्या कर रहा है, ये लो वैल्यू पुट करें। अब तो प्लस माइनस होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, जो आप कह रहे थे, ये लो कहा, बस ये टाइम 40 मिनट से सॉल्व कर देंगे इसको फटाफट। इसको सॉल्व करना है, डोंट वरी, टेंशन मत लो, प्लस में आंसर आएगा, और ये जो आंसर आएगा मोल पर लीटर पर मिनट्स में आएगा। नो प्रॉब्लम, सॉल्व हो गई। बताओ क्लियर हुआ सब? पूछा है क्या? तो कहता है इसको सेकंड्स में कर दो, किसी ने कहा भी हमें सेकंड में चाहिए आंसर, तो हम क्या करेंगे, इसी को 60 से डिवाइड कर देंगे, इसी को भाग कर देंगे 60 से, भाई 1 मिनट में 60 सेकंड। तो कह रहा है कि इसको आवर से बना दो, घंटों में बना दो। तो डिवाइड यहाँ पे क्या करेंगे, 60 में 60 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। लो फर्स्ट पार्ट तो होगी। अब सेकंड पार्ट सुनो, रेट ऑफ एपियरेंस वो बी निकालना है। चलो बताओ, कुछ सेकंड रो में से बताओ, इसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा? चलिए सेकंड रो में से गर्ल्स में तो बोला करो फटाफट। हाँ, डीबी बाई डी टी, वेरी गुड। देखो डीबी बाई डी टी निकालना है, राइट। कोई कॉफिशिएंट यूज करना पड़ा? नहीं करना पड़ा, जरूरत नहीं है, कॉफिशिएंट यूज कर ही नहीं सकते इस केस में। बोलो, एपियरेंस डिस एपियरेंस में कॉफिशिएंट कहा था, डीबी बाई डी टी निकालना, कैसे निकाले? सब कैसे निकाले डीबी बाई डी टी? रेट ऑफ रिएक्शन का अगर हम एक्सप्रेशन बनाए सबके लिए, ए के लिए क्या बनता, -1/3 डी ए बाई डी टी। बी के लिए क्या बनता, डीबी बाई डी टी। देखो साफ दिख रहा है कि जो डीबी बाई डी टी है वो तो इसके बराबर है, उसके ऊपर से हम सॉल्व करके आ चुके हैं। ये हुआ नहीं हुआ? साढ़े 11। देखिए देखिए, बहुत आराम से निकल जाएगा, दोनों बराबर ही तो है। अब ये ऊपर हम सॉल्व करके आ ही चुके हैं, आ ही नहीं गए। ये डीबी बाई डी टी है, देखो यही नीचे वाला आंसर ऊपर का यहाँ काम आ जाएगा। लोग ऊपर का आंसर यही काम आ जाएगा। बताओ क्लियर हुआ? मुझे को डाउट तो बताइए, हेजिटेशन बिल्कुल नहीं। रेट ऑफ डिसएपियरेंस हो गए, बताओ इसका मतलब क्या निकलना है? माइनस डी ए बाई डी टी, ये निकालना है। ये मैं -1/3 डी ए बाई डी टी निकाल के आया, इसका क्या कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, 3 टाइम, इसको 3 से गुना कर देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो बस क्लियर हो रहा है? रिजल्ट लीजिए आप भी, क्या करना चाहिए मैथ्स के हिसाब से कैसे सॉल्व करें। अब बार बार कैलकुलेशन ना करिए ना, इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक आंसर से कितने सारे आंसर निकल गए। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा फिनिश हुआ, और जाके देखो आप पीवाई क्यूज में, देखो इनके पास बुक है, ये शुरू के 10 क्वेश्चन सारे के सारे इसी के ऊपर। करिए आप भी, ये 10 के 10 तो एटलीस्ट करिए, और बुक में से जितने मिले सब कर डालिए। थोड़ा सा सेटिस्फाइड है? ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कॉपी करना चाहते हैं कर ले, कुछ है नहीं कॉपी करने वाला। मेन है फंडामेंटल समझिए कर क्या रहे। तो चाहता है ये नोट कर ले, तो ये निकालने के लिए मेरे को बोला, ये निकालने के लिए बोला, ऐसे फॉरन होते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है जी, बोलो फाइनल हो गया। प्रैक्टिस करके आएंगे वो चीजें, जब घर पे क्वेश्चंस करेंगे तभी पता लगेगा।
देखो मैं कुछ चीजें इसमें ओरल आपको और भी सिखा देता हूँ, जिनमें कुछ लिखना ही नहीं पड़ता, ऐसे देख के पता लग जाता है। ठीक है, उम्मीद है ना, कुछ लिखना तो है ही। चलो ध्यान दीजिएगा स्टेप पे आइए। अच्छा एक बात का मेरे को आंसर दीजिए, ये बताओ, अच्छा देखो सोच के बताना, इसका रेट ऑफ एपियरेंस और इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस दोनों में क्या संबंध है? देखो मेरी बात सुनना पहले, इसका रेट ऑफ एपियरेंस और इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस में क्या संबंध है? हाँ वेरी गुड। देखो भाई, देखो सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं, इसका डिसअपियरेंस रेट, गायब होने की दर, इसके बनने की दर का 8 में 3 गुना है। और हो जाते हैं क्वेश्चन। देखो तभी तो हमने 3 से डिवाइड किया था, उसको बराबर लाने के लिए, ध्यान से देखा होगा आपने, 3 से मल्टीप्लाई किया था। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं फटाफट। ठीक है, चलो यार आप ढूंढ लीजिएगा, वैसी प्रॉब्लम आपको लानी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस है। लेट्स फिनिश। चलो स्टेप क्या, अभी को लिखना मत। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह का होता है, अब इसमें और डिस्कशन पेंडिंग है। एक रेट ऑफ रिएक्शन को बोलते हैं एवरेज रेट, एवरेज, इसको हिंदी में कहते हैं औसत, औसत दर। और एक को पता क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस की हिंदी होती है तत्कालिक, है ना, तत्कालिक, एक मोमेंट पे। देखो मेरा ध्यान दीजिए कि दोनों को पहले समझते हैं, फिजिक्स से होता है ये। एक रिएक्शन हो रही है, आप उसका एवरेज रेट निकाल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस, तो दोनों को समझना होगा। देखो जरा ध्यान देना, देखो इसको ना अपने अप्लाई करते हैं। आप यहाँ क्लासेस के लिए आ रहे हो, आप बहुत दूर से आते हो, आपको आने में ना 1 घंटा लग जाता है रोज, बहुत दूर है आपका, 1 घंटे का इंटरवल आपको लगता है, अपनी बाइक से आते हो। देखो पहले सोच के बताओ, अगर कोई आदमी 1 घंटा लगातार बाइक चला रहा है, तो क्या वो यूनिफॉर्म स्पीड से चला रहा हो? बिल्कुल भी नहीं। सड़क खाली, आप फास्ट हो गए, बीच में क्राउड हो गया, आप स्लो हो गए, जरा जाम लगा हुआ, रुकना पड़ जाता है। कोई भी 1 घंटा बाइक चलाए तो यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं बाइक चलती, बिल्कुल भी। अगर मैंने इस 1 घंटे के इंटरवल में आपकी स्पीड निकाली, तो बताओ कैसी स्पीड है? एवरेज, औसत है। उसमें आप फास्ट भी चले, उसमें आप स्लो भी चले, उसमें आप रुके भी, सबको ले लिया मैंने। इसका मतलब मैंने क्या निकाला? एवरेज, औसत। औसत बात है। अब किसी ने ये बोला, 10 सुबह आप 8 बजे घर से चले थे, जब टाइम बिल्कुल 8:45 था, 8:45, आपकी स्पीड क्या है? किसी ने ये बोल दिया 8:45 तो आपकी स्पीड क्या है? जो ये स्पीड है, ये कौन सी स्पीड है? ये इंस्टेंटेनियस, एक इंस्टेंट की बात हो रही है, एक पल की बात हो रही है, एक क्षण की बात हो रही है कि आप इस मोमेंट पे क्या स्पीड थी। देखो कितना फर्क है। जहां 1 घंटे के इंटरवल की बात हो रही थी, यहाँ 8:45 की बात हो रही है। देखो अब दोनों में फर्क है, अभी नोट मत करना। इसको निकालने के लिए हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, और यहाँ पे ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। देखो पहले तो एक्सप्रेशन में डिफरेंस है, या डेल्टा लगाते हैं या डी लगाते हैं। डेल्टा का मतलब होता है अच्छा खासा डिफरेंस, डी का मतलब क्या होता है? स्मॉल डिफरेंस, बहुत कम अंतर, टेंडिंग टू जीरो, शी इज राइट है, बहुत कम डिफरेंस होता है। ये जो टाइम इंटरवल है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। अगर आप 8:45 पे स्पीड निकालेंगे ना, तब भी आप टाइम इंटरवल लेंगे, लेकिन वो इतना कम है, इतना कम है, लगभग जीरो के बराबर। देखो दोनों को मैथमेटिकली समझो, दोनों में बहुत फर्क होता है दस के हिसाब से। बताओ क्लियर हुआ? ठीक है, अभी देखो नोट मत करना, मतलब पता लग गया आपको। मुझसे बोले भाई एवरेज रेट का क्या प्रिंसिपल है? एवरेज रेट में एक सिग्निफिकेंट इंटरवल ऑफ टाइम होता है, सिग्निफिकेंट इंटरवल ऑफ टाइम। जो ये बीच में जो ये समय का अंतर है ना, ये अच्छा खासा है, अच्छा खासा 1 घंटे का अंतर था। और यहाँ पे क्या है? ये इंटरवल बहुत छोटा है, यहाँ पे तो लिमिट है कि dt क्या है? टेंड्स टू जीरो। देखो समझो, आप अगर लिमिट लगा दी हमने कि dt टेंड्स टू जीरो, लगभग जीरो के बराबर है, इसका मतलब साफ साफ है ये क्या चीज है? ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट। बोलो आया समझ? एवरेज में सिग्निफिकेंट टाइम इंटरवल रहेगा। एवरेज की खास बात यह है, ये इंस्टेंटेनियस की खास बात है। और एवरेज में क्या होता है? सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब अच्छा खासा इंटरवल ऑफ टाइम, वहां पे समय का एक अच्छा खासा अंतर रहेगा, एक सिग्निफिकेंट इंटरवल रहेगा। अभी नोट मत करिएगा प्लीज, बताओ क्लियर हुआ? एक बात देखो, देखो अभी एक बहुत काम की बात है। किसी ने आपको एक रिएक्शन का ग्राफ दिया ए टू बी, ये ग्राफ है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, सांद्रता और समय के बीच में। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? घटेगी। आपको मैंने पहले भी ऐसे ना इक्विलिब्रियम में ऐसे ग्राफ बनवाए थे, देखो कभी नोट्स पे देखना है, ऐसे ग्राफ बनवा रखे हैं। ये हमने इस रिएक्शन के लिए ग्राफ बात किया। अब देखो रास्ता बना, एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। किसी ने ये कहा
ये टाइम T1 है, ये टाइम T2 है। हमें इस अंतराल में, इस गैप में रेट निकाल के दिखाओ। तो हम T1 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे, वहां कंसंट्रेशन कितनी दी जाएगी C1, और यहाँ पे T2 के कोरस्पॉन्डिंग बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, माइनस फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1, ये रेट निकाल देंगे। तो ऐसे क्या कहेंगे, एवरेज रेट, औसत है। देखो कितना बड़ा टाइम इंटरवल है, कितना बड़ा गैप था, देखो एवरेज। आई बात समझ। और अगर किसी ने ये कहा, तो किसी ने ये कहा कि हमें तो इस टाइम पे रेट चाहिए, टाइम दे दिया देखो उन्होंने, वो 845 वाला। तो आप क्या करेंगे, देखो समझ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक पॉइंट लाएंगे, उसे क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे क्या बना देंगे, टेंजेंट, स्पर्श रेखा। एक आपको टेंजेंट बनानी पड़ेगी, स्पर्श रेखा। और क्या निकाल देंगे, इसका स्लोप, इसका स्लोप निकाल देंगे, प्रवणता निकाल देंगे इसका, इसको टेन थीटा कहते हैं। देखो आपको स्लोप निकालना पड़ेगा, जो इसका स्लोप आएगा उसे क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट, तत्कालिक वेग। आ रही बात समझ। देखो सुन लो, जब वो खुद आपको दो टाइम दें और रेट निकालने के लिए कहे, समझ जाना एवरेज रेट है। एक T1 के हिसाब से कंसंट्रेशन निकालना है, एक T2 के हिसाब से निकालना, और ये देखो ये मैथ्स लगा देना, इसे कहना पड़ेगा एवरेज रेट। ये सिर्फ एवरेज रेट है, माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, ये एवरेज है। जब कोई कहे कि इस पॉइंट पे रेट निकाल के दिखाओ, तो इस पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग यहां पे एक पॉइंट आएगा, और यहां से क्या बनाएंगे आप, एक टेंजेंट। टेंजेंट हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा, और इसका टेन थीटा निकालना पड़ेगा, टेन थीटा। टेन थीटा निकालना पड़ेगा, वो जो टेन थीटा है उसको स्लोप कहते हैं, और क्या आ गया आपके पास, इंस्टेंटेनियस। और एक बात और है, अगर किसी ने ये इंटरवल बहुत छोटा कर दिया, अब किसी ने लिमिट लगा दी कि जो डेल्टा टी है वो टेंस टू जीरो कर दी, अगर इसको जीरो के बराबर बना दिया, इतना छोटा कर दिया कि लगभग जीरो के बराबर है, तो उस टाइम एवरेज रेट क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस। फिर दोनों बराबर बन जाए। ये बात आ रही है समझ। सोचने वाली बात है ना, किसी ने इसको छोटा कर दिया। देखो अगर ध्यान दो, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मिलाता रहूं, वैसे उनको पास पास लाता रहूं, तो एक पॉइंट आगे मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे, उसका गैप बहुत कम हो जाएगा, और उससे मुझे ऊपर एक ही पॉइंट मिल पाएगा, और वहां टेंजेंट बना के मैं रेट निकाल लूंगा। दिस इज व्हाट इंस्टेंटेनियस। तो ये आपको अच्छे से आए, दोबारा सुन लो, औसत वेग, तत्कालिक वेग, फिजिक्स के अंदर भी आता है। एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। पहली बात तो प्रेजेंटेशन अलग अलग है, छोटी के लिए पता लग गया क्या अंतर है। तो आप यहाँ पे जीटी की वैल्यू बहुत छोटी है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट इंटरवल ऑफ टाइम है, और फिर ग्राफ से मैंने बता भी दिया कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना। कब दोनों बराबर हो रहे हैं, तीसरी कंडीशन मैंने आपके सामने ओपन कर दिया, लो आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये चीज, अल्टीमेट। ठीक है, तो ये सब बच्चों को आए अच्छे से। तो फिर ये इसको भी, ये हमारे जो रेट के टाइप है ना, दर के प्रकार, ये वहां से हमने पॉइंट निकाला। ठीक है, इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अप्लाई करें, बार बार आपको शुरू से कहते आ रहे हैं, जब से हमारी क्लास शुरू होती है, एक ही वर्ड होता है, एप्लीकेशन। जो प्रॉब्लम कर सकता है वो सिलेक्टेड है, बाकी जितनी मर्जी थोड़ी उसको आती हो, कोई फायदा नहीं है जब तक अप्लाई ना कर रहे हैं। डॉक्टर आप में से वो हिट होगा तो चीजों को ना ऑपरेट करना जानता हो, अप्लाई करना जानता हो। नॉलेज बहुत है, अप्लाई करना नहीं आता तो बेकार। कॉम्पिटिशन नहीं चाहता ऐसे बच्चे को, ये खुद करने से आता है। बुक्स खरीदनी है, आपको शुरू से कह रहे हैं, अब तो आपको ऑर्गेनिक की बुक भी खरीदनी पड़ी, कितना बर्डन आ गया होगा। पहले एक फिजिकल की बुक नहीं ले पा रहे थे, अब ऑर्गेनिक की बुक भी लेंगे, फाइनेंशियल प्रेशर। ठीक है, सो दैट शुड बी क्लियर, ये भी अच्छे से आना चाहिए। चलो हमने एक छोटा फंडामेंटल और फिनिश कर दिया, हमारा एक रेट वाला सेक्शन पूरा हो गया। और इस बुक के अकॉर्डिंग अगर पीवाई क्यूज देखें, शुरू के 10 क्वेश्चन हमारे कवर थे ही पहले से, बाकी चीजें इसमें और भी चीजें हैं जो कवर हुई हैं। बाकी देखिए बुक से करना ज्यादा अच्छा रहता है, इसको भी करेंगे, इसको आप जनवरी में स्टार्ट करिए पीवाई क्यूज को ना। अभी तो एक बार आप बुक में से अच्छे से कर लीजिए, तो ये तो अपने आप कवर हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है, एज यू लाइक, जो भी कर रहा है करिए। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, होपफुली सबको क्लियर है। चलिए बच्चे, फाइनल है, अब करें।
थोड़ी गरीब होगी, तो डिस्कशन हमारा ओवर हो गया ना। फिर इसको रख कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, फाइनल है, विदाउट नहीं होना चाहिए। गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों, है डन है, ओके, नेक्स्ट आर्टिकल, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, बातें नहीं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से फैक्टर जो रेट को अफेक्ट करते हैं, चलिए बातें नहीं बिल्कुल भी, अभी के लिए थ्योरेटिकल डिस्कशन, फिर डिटेल में फर्दर आएगा ही आएगा। चलो पता लगाते हैं अभिक्रिया की दर को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। देखो पहला फैक्टर इसमें होगा सबसे इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्शन, अभी को लिखिएगा नहीं बिल्कुल भी। जब आपने कभी महसूस करा, हम लोग यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, हमारी ना अपनी अपनी नेचर है, हो सकता है आप में से वो काम को बहुत फास्ट करता हूँ, को बहुत स्लो भी करता हूँ, देखो समझना ये अपनी अपनी नेचर होती है, ये गॉड गिफ्ट है समझोगे। किसी की काम करने की स्पीड बहुत ज्यादा है, किसी की बहुत स्लो है, कुछ भी कहते रहो, वो अपने तरीके से करते हैं, इस पे कोई डिस्कशन नहीं। देखो चाहे आपको एग्जांपल ले लो, अभी मैंने आपको आयनिक रिएक्शन का एग्जांपल दिया था, आते ही आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, देखो ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो रही है, रस्टिंग ऑफ आयरन में कितना टाइम लग रहा है, देखो तो मतलब ये नेचर है, नेचर अभिक्रिया की नेचर, एक यानी प्रकृति जिसे कहते हैं। नेचर के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कंसेंट्रेशन का, सांद्रता, ये आपको मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन में बताया था, हमने द्रव्य का अनुपाती नियम पढ़ा था इक्विलिब्रियम चैप्टर में, उसमें आपको बात महसूस कराई गई थी कि जो रिएक्शन का रेट होता है वो इसकी कंसेंट्रेशन की क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंसेंट्रेशन का रोल है, सांद्रता का रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट थी। प्रेशर, मैं यहाँ पे प्रेशर भी ले सकता हूँ मेरी मर्जी, गैस वाले केस से प्रेशर कहना पड़ता है। एक चौथा फैक्टर है, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, देखो ये ग्रेड है, इसे कहते हैं टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, तापमान, आप एक ही रिएक्शन दो अलग अलग टेम्परेचर पे कराओ, दोनों रेट अलग अलग नहीं। देखो इस जगह में एक बहुत अच्छा आपसे एमसीक्यू पूछ सकता हूँ, बहुत ही बढ़िया, हर टेस्ट सीरीज में आता है, आपको भी नीट में सच मिलेगा, देखो देखते हैं आपसे करा के देखते हैं, आप कर पाए नहीं कर पाए, ध्यान देना, वो लिखेगा बिल्कुल भी। ये दो रिएक्शन हो रही है ऐसी हाइपोथेटिकली, इस बात मत करो बिल्कुल, यहाँ पे जो एंथैल्पी है वो माइनस में है और यहाँ पे एंथैल्पी प्लस में। देखो पहली बात तो बच्चों को यही पता होगी ये प्लस माइनस का क्या मतलब, थर्मोडायनेमिक्स कैसी रिएक्शन है ये बताओ, बॉयज कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, और ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, कहना में क्लियर हो। अच्छा बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, देखो सुनना ध्यान से, और जिससे पूछू बताना, बीच में कोई इंटरप्ट ना करना, चुप रहिएगा भी। टेम्परेचर बढ़ाऊं तो किस केस में रेट बढ़ेगा और किस केस में घटेगा, देखो सुन लो पहले, टेम्परेचर बढ़ाया, तापमान को बढ़ाया, किस केस में रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी और किस केस में घटेगी, जिससे पूछो बताना। मैं तुमको बताना चाहता बताए, को लास्ट पे गर्ल बैठी है बताना चाहती है बताइए, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तापमान बढ़ाया, तो किस केस में रेट बढ़ेगा और किस केस में घटेगा, पीछे गर्ल बैठी है, आपसे पूछो लास्ट में, बताओ जो भी बॉयज बताना चाहते हैं बॉयज बताते हैं, फटाफट जो भी है ना जल्दी बोलिएगा, टाइम बचाइए, इधर बताना, सेकंड में बैठे हैं, थर्ड में बैठे, बताओ फटाफट, किस केस में बढ़ेगा किस केस में घटेगा, यार मत बोलो जो कहना है, बताओ एमएस कॉलेज स्टूडेंट बोलो फटाफट, किस केस में बढ़ेगा किस केस में घटेगा, चलो आप ही बताओ। अच्छा सर फर्स्ट वाली सेक्शन में तो रेट ऑफ एक्शन घटेगा और सेकंड वाली में बढ़ेगा। बोलो, इनका कहना है कि इस केस में घटेगा इस केस में बढ़ेगा, और कोई किसी का आंसर, और कुछ किसी को कहना, बताओ। अब देखिए सुनिए, गलत हुआ आपसे, पता सच बात क्या है, देखो जानबूझ के मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया, मैंने जानबूझ के इसको माइनस दिखा दिया, इसको प्लस दिखा दिया, आपको फंसाने की कोशिश की और आप लोग फंस भी गए। फैक्ट पता क्या है, एंथैल्पी माइनस है या प्लस है इससे फर्क ही नहीं पड़ता, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखिए सुन लीजिए, अभी लिखे मत कोई भी स्टूडेंट, दोबारा सुन लो,
कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है, देखो मैं बताता हूँ आपने कैसे करा होगा। आपको लग रहा है कि माइनस साइन है ना, इसको तो हीट चाहिए ही नहीं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट घटेगा। देखिए अगर मैं आपसे कहता कि टेम्परेचर बढ़ा के प्रोडक्ट ज्यादा कहाँ बनेगा, तो आप सही कह रही थी। इस केस में टेम्परेचर बढ़ा के रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, प्रोडक्ट कम बनेगा। इस केस में टेम्परेचर बढ़ा के प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। मैं तो ये पूछ नहीं रहा ना आपसे, तो रेट की बात कर रहा हूँ। रेट एक ऐसा फैक्टर है, टेम्परेचर बढ़ा के बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब ये किसने कहा? ना ना, वो चेंज, वो अलग चीज है, वो टेम्परेचर नहीं है, वो तो चेंजिंग टाइम है। वो जो आप निकाल रहे हैं वो चेंजिंग टाइम है, कितने टाइम के चेंज में ये चेंज आ रहा है, वो अलग चीज है। अभी तो आपने देखो, अभी तो आपने ये चीज सीखी नहीं है, तो आएगी बहुत बाद में, आरएनएस इक्वेशन कहते हैं उसको, बहुत बाद में आएगी। जो आप कह रहे हो वो तो आया नहीं है, टी थोड़ा, ये डीटी है। तो पहली बात तो ये डीटी है, तो इस बात को तो भूल जाइए कि रिलेशनशिप इनवर्स है, ऐसा नहीं है। अभी आप दोबारा सुन लीजिए, लेकिन इस बात को ना पहले तो प्रूव करते हैं, पहले तो आपको ये रियलाइज हो कि बात सही है नहीं है, एक मिनट हो जाता है। देखो जब जैसे आपको देखो पता है, आपको सर्दी शुरू हो गई, बात ना करिए, वॉइस कोई नहीं। पहले जब बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी, क्या कोई भी खाने का सामान हम खुले में छोड़ सकते थे? दूध, दूध आपने रात को उबाला और आपने बाहर छोड़ दिया, बहुत गर्मी के टाइम की बात हो रही है, जून जुलाई की बात हो रही है, बाहर छोड़ ही नहीं सकते, सुबह तक खराब हो जाएगी। और अब सर्दी है, आपको दिक्कत ही नहीं, दूध उबाल के आपने छोड़ दिया, कोई टेंशन नहीं, सुबह तक सेफ है। उसके पीछे रीजन है, टेम्परेचर घट गया, सर्दियों की टेम्परेचर घट गया, तो उसके खराब होने का रेट भी घट गया। दैट्स इंपॉर्टेंट, उसके खराब होने का रेट भी घट गया। आप कभी भी देखें ना, बहुत गर्मी होती है, फ्रूट्स होते हैं, फल को आप खुला छोड़, सब्जी को बाहर खुला छोड़ ही नहीं सकते, इतनी गर्मी में खराब हो जाती है, सर्दी में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल बात है, टेम्परेचर बढ़ा के रेट बढ़ता है, चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो। अभी किसी को लिखना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ देखो, आप सब नीट एस्पिरेंट्स है, एक रिएक्शन आती है, इसको लिखवाएंगे अपने वर्ड्स में, ये सब मेरे को लिखवाना पड़ेगा। रिएक्शन आती है एंजाइम कैटालाइज की। एंजाइम तो आप पढ़ते हैं, बायो बहुत आते हैं, बस बॉय सब जान गया, थोड़ा एक्टिव हो जाए। एंजाइम के बारे में सबने पढ़ा है। एंजाइम्स में एक प्रॉब्लम होती है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा, एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद घटता है, क्योंकि एंजाइम फिर काम करना बंद कर देते हैं। आपको पता होगा। अब ऐसा नहीं कि आप हर बार टेम्परेचर बढ़ा के रेट बढ़ाएंगे। कभी देखा बहुत गर्मी या बहुत सर्दी में ना कुछ खाने का मन नहीं करता है, उसके पीछे लिखे ना एंजाइम ठीक से काम ही नहीं कर रहे होते, हमारा खाना हजम ही नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, एंजाइम वाले केस में ऐसा होता है। और एक रिएक्शन होती है एक्सप्लोसिव रिएक्शन, एक्सप्लोसिव, इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसमें रेट बढ़ता ही जाता है, इस तरह से होता है, वो एक अलग तरह की रिएक्शन होती है। तो आप ध्यान रखें, चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, टेम्परेचर बढ़ा के रेट बढ़ेगा। इसको मैं अपने वर्ड्स में लिखवाता हूँ, इसको मैंने वर्ड्स में लिखवाता हूँ। आप पहले ये शुरू के 3 फैक्टर बड़े आराम से नोट करो। टेम्परेचर के मैं बोल देता हूँ, ये टेस्ट सीरीज की प्रॉब्लम है, देखो बहुत गलत होती है प्रॉब्लम बच्चों से। आप शुरू के 3 फैक्टर को आराम से लिखें, शुरू के 3 फैक्टर को बहुत आराम से कॉपी करिए। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्शन, दूसरा फैक्टर है कंसेंट्रेशन, सांद्रता, और तीसरा है प्रेशर, को दाब कहते हैं। शुरू के 3 फैक्टर ऐसे हैं जो रेट टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ते ही बढ़ते, रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब चौथे फैक्टर के बारे में लिखवा देता हूं अपने वर्ड्स से ना। क्योंकि 3 फैक्टर हमारे पूरे हो गए, अब एक लाइन लिखिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा चौथा फैक्टर रहेगा। बोलू, ठीक है, टेम्परेचर लिख लीजिए, तो एक लाइन लिखिए इसके नीचे, देखिए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तापमान के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, irrespective of irrespective of nature of reaction, irrespective of nature of reaction। इसका मतलब ये होता है, अभिक्रिया की प्रकृति कोई भी है, irrespective of nature of reaction, that is very very important, irrespective of nature of reaction, मतलब अभिक्रिया की प्रकृति कोई भी हो, टेम्परेचर बढ़ेगा रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है,
और आप एक काम कर सकते हैं, ये दो रिएक्शन के लिए ग्राफ बना लें। एक तो एंजाइम कैटालाइज के लिए ऐसे ग्राफ बनेगा, एंजाइम कैटालाइज का ग्राफ ऐसे बना दीजिएगा, एंजाइम कैटालाइज का ग्राफ इस तरह से बना दीजिएगा, और एक एक्सक्लूसिव रिएक्शन का ग्राफ ऐसे बना दीजिएगा। एक्सक्लूसिव, ये दो अलग तरह से रिएक्शन होगी। एक्सक्लूसिव का ग्राफ ऐसे बना दीजिएगा और एंजाइम कैटालाइज का ग्राफ ऐसे बना दीजिएगा। अदरवाइज हर बार टेम्परेचर बढ़ा के रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और वो जीटी है वो 3 हुई है, ट्वेंटी अभी आएगा बहुत डिटेल में। तो ये सब बातें पता होनी चाहिए सब बच्चों को, बिल्कुल कोई सा कंफ्यूजन ना हो। नेचर ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं। चलिए, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। अगले स्टेप पे आए, कर लिया नोट कर ली तुम लोगों ने। ये एक्सक्लूसिव के लिए ग्राफ है और ये एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन ग्राफ। रेट वर्सेस टेम्परेचर, रेट वर्सेस टेम्परेचर, रेट वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो ये अच्छे से आए। हो गया नोट? ठीक है, चलो इसको रब कर रहे हैं। दैट शुड बी क्लियर। देखो उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर, ध्यान दीजिएगा। देखो पांचवा फैक्टर होता है कैटलिस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। देखो उत्प्रेरक की तो डेफिनेशन यही होती है जो रेट को अफेक्ट करे। वेल नोन, इसको बहुत डिटेल में हम स्टडी करेंगे, बाद में आएगा, अभी नहीं कर सकते, सिर्फ लिखना पड़ेगा सिर्फ कैटलिस्ट। सिक्स फैक्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है सरफेस एरिया, इसको हिंदी में कहते हैं पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक और सब ध्यान देना। देखो देखो यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं। देखो लकड़ी होती है, लकड़ी, पीस ऑफ वुड, आप लकड़ी जलाइए और लकड़ी का पाउडर बना दीजिए, उसको जलाइए, इसको बुरादा कहते हैं। देखो अगर बुरादे में एक बार आग लग जाए ना, इसको बुझाना बहुत मुश्किल होता है, जस्ट इम्पॉसिबल। लकड़ी में आग लगने में टाइम लग जाता है। देखो उसके पीछे रीजन है। किसी को पता पाउडर बनाने से क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ गया, पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ गया। मान लो इतना सा लकड़ी का पीस है और आपने पाउडर बना के उसे ऐसे पूरा फैला रखा है, तो पूरा फैलने से पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ गया, सारे मॉलिक्यूल सरफेस पे आ गए। जब सरफेस पे आएंगे तो रिएक्शन अपने आप पास हो जाएगी। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल सरफेस एरिया में रेट को अफेक्ट करता है ना। देखो यार छोटा पॉइंट, आपको पता है एक टेबलेट और एक कैप्सूल ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है? जल्दी कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या होता है? पाउडर होता है। जैसी बॉडी में क्या एकदम घुल जाएगा। टेबलेट को पहले घुलने में टाइम लगेगा, पहले वो पाउडर बनेगी फिर घुलेगी, इतना टाइम लग जाएगा। तो सेम स्टोरीज है, सरफेस एरिया रेट को अफेक्ट करता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा रेट बढ़ेगा। बहुत सारे एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे होते हैं, सरफेस एरिया बढ़ने से रेट बढ़ता है। एक सातवां फैक्टर होता है प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रकाश की उपस्थिति। देखो आपने देखा जब दिन के टाइम जैसे सिस्टम लाइट है, सनलाइट आ रही है, एनर्जी हो रही है, तो पता है इसको टू एच, पता है अब दिन के टाइम को भी रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, रात के टाइम स्लो हो जाती है। रात के टाइम सनलाइट नहीं है ना, तो लाइट की प्रेजेंस भी अफेक्ट करती है रेट पे। एक होता है साउंड, दिन के टाइम साउंड भी है, एनवायरमेंट में बहुत साउंड भी है, बहुत शोर है, बहुत एनर्जी है, वो भी रेट को अफेक्ट करते हैं। तो ये सारे फैक्टर रेट को अफेक्ट करने वाले होते हैं। बिल्कुल। तो ये सारे फैक्टर रेट को अफेक्ट करने वाले होते हैं। साउंड की प्रेजेंस की व्याख्या को वो कर देती है, अफेक्ट कर देती है। तो ये सब फैक्टर आए हैं कुछ ऐसे, खासकर टेम्परेचर और सरफेस एरिया। ठीक है, अब कर रहे हैं इसको राष्ट्रपति की। अगला हेडिंग है लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में, साम्यावस्था वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है।
तो सीधा इसको अप्लाई करा जाएगा। जैसे आपको पता होगा कोई रिएक्शन ए टू बी हो रही है, तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है बताओ? द कंसंट्रेशन ऑफ ए। ओके, अगर ए और बी मिलकर सी बनाए तो क्या कहना पड़ता है? कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। और अगर रिएक्शन ये बनाए तो क्या कहना पड़ता है? कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। आ रहा है सबको समझ? ये जितने भी एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखे ना, इन सबके पीछे लॉ ऑफ मास एक्शन काम करता है। और लॉ ऑफ मास एक्शन एक बात को स्ट्रिक्टली कहता है, इस बात को जरा ध्यान रखना, इसका बहुत यूज आएगा। एक बात स्ट्रिक्टली बोलता है कि जो भी यहाँ कॉफिशिएंट है वो पावर है। कॉफिशिएंट यहाँ पावर बनेगा ही बनेगा। देखो, इस बात की बिल्कुल आपको अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। कॉफिशिएंट यहाँ पावर बनना ही बनना है, ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है इस बात का। ये बात मैं पहले ही बताई थी। और एक बात और है, इसको ड्रॉप करने के बाद क्या लगा जाएगा? एक कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। इसके बहुत सारे नाम होते हैं, देखो सुन लो, देखो इसके बहुत सारे नाम है। इसको रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। और एक और नाम होता है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, बताते हैं, इसका मीनिंग समझाते हैं। और इसका एक नाम और होता है वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं वेग स्थिरांक। देखो यहाँ पे बहुत सारे नेम है, कंफ्यूजन ना हो जाए, दोबारा सुनो, देखो आराम से, रिलैक्स। इसके का एक तो नाम है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट बहुत आसान है, दर में तान क्या दूंगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेग स्थिरांक बोलते हैं हिंदी में। एक नाम और होता है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ये कहां से नाम आया यार, ध्यान देना। देखो देखो, मैं इस के को डिफाइन करूंगा। अगर मैं इसको एक मान लू, इस कंसंट्रेशन को वन मान ले, एक कांक मान लू, एक कांक वन मान लिया, तो आर इक्वल टू क्या आ गया? ये आया नहीं है, देखो आप। मतलब ये है तो रेट ही, है तो ये रेट ही, लेकिन जब इसको वन माना, इसलिए इसका नाम क्या रखा? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। वो कंफ्यूज हो यार, तीन नाम है इसके के। अब इसको डिफाइन करते हैं, एक बार आप नोट करो ऐसे बताओ। अब लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन नहीं करे, टाइम वेस्ट नहीं कर, जैसे नोट्स में लिखा हुआ है वहां देख लो, सीधा ये एक्सप्रेशन लिखो, इसके के तीन नाम लिखो। मैं इसके को डिफाइन कर रहा हूँ, व्हाट इज के? को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट और वेलोसिटी कांस्टेंट। तीन नाम है इसके। तीन नाम है इसके, ठीक है। रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट और वेलोसिटी कांस्टेंट। देखो रेट कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, रेट कांस्टेंट को। अरे स्टार्ट। देखो उसके डेफिनेशन बनाते हैं, रेट कांस्टेंट क्या चीज होती है। बोले, देखिए रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन, rate constant is the rate of reaction when concentration of reactant, when concentration of reactant oblique, एक phosphate और बन जाती है, when concentration of reactant oblique product of concentrations of reactants, it is the rate of reaction when concentration of reactant oblique product of concentrations of reactants is unity. When concentration of reactant oblique product of concentrations of reactants is unity. यूनिटी का मतलब एकांक, एक होना चाहिए। यूनिटी यूनिटी यूनिटी। देखो अगर आपने इसको यूनिट ले लिया, अब भी आर इक्वल टू के है, और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या आ गया यूनिटी, अब भी आर इक्वल टू के है, तो जैसे मर्जी डिफाइन कर दो। तो रेट कांस्टेंट खुद रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन उसके लिए जरूरी है रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन यूनिटी होनी चाहिए, या प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को यूनिटी होना चाहिए। बोलो आगे सबको समझ, तो इस पर डाउट ना हो।
ये फिनिश हुआ लॉ ऑफ मास सेक्शन हमारा, और अगले स्टेप पे आते हैं। देखो अगर सब समझ रहा है, देखो अभी यहाँ से चक्कर टर्न भी होगा, अभी तो खैर एक बात और डिफाइन करनी पड़ेगी। अभी मैंने जैसे लॉ ऑफ मास सेक्शन को डिफाइन किया ना, और यहां से हमने के की बात कर दी, रेट कांस्टेंट की बात कर दी। एक अभी हेडिंग और नोट कर लेते हैं, फिर हम इसको टर्न करेंगे। लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ये हमारा रेट कांस्टेंट है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं बढ़ेंगे हम लोग, इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। टॉपिक नेम इज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। इसका न्यू नेम होता है रेट कांस्टेंट की विशेषताएं। जब कौन कौन सी विशेषताएं, जरा ध्यान देना इसकी। पहली बात देखो, आप सब समझना, कुछ बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है इसके बारे में। एक तो इसकी कोई फिक्स यूनिट नहीं है, कोई फिक्स यूनिट नहीं है, ऐसा कोई निश्चित मात्रक नहीं है। देखो फिर तुम जाओ, देखो बहुत डिस्कशन होगा इसके ऊपर, अभी थोड़ी देर के बाद एक आर्टिकल आएगा वो बताएगा क्यों। इसी को फिक्स यूनिट नहीं है, इसके अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये तो के होता है ना, जो इसकी वैल्यू होती है, ये डिपेंड करता है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की प्रकृति कैसी है, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। देखो ये तीन फैक्टर होते हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं, मतलब इस पे अफेक्ट करते हैं के को। अभिक्रिया की नेचर कैसी है, तापमान कितना है, और कैटलिस्ट कितनी। देखो इन सबके रीजन बाद में आएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये दो सेंटेंस अभी लिख ही सकते हैं, इनके रीजन फर्दर मिलेंगे, आप कॉपी कर लो, इनके रीजन के लिए वेट करते हैं। इसकी कोई फिक्स यूनिट नहीं है, कोई निश्चित मात्रक नहीं है, और सबसे मेन बात है, इसकी वैल्यू तीन बातों पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। चलो ये बात भी हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अभी होगा इस पर डिस्कशन, टेंशन नहीं। देखो अब चैप्टर यहां से टर्न होगा, देखिए अब यहां से देखो चैप्टर टर्निंग बनेगा, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो उसको फील करना होगा हमें। तो अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, इसको समझ लेना, तो फिर हमें चैप्टर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात रियलाइज होगी। चलिए यहाँ तो कॉपी हुआ, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। बातें नहीं, तो कभी कभी इंपॉर्टेंट बात शेयर करते हैं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अगला सब रियलाइज करना है। देखो हमने अभी ऐसे भी लॉ ऑफ मास सेक्शन को पढ़ के आए, हम ना एक बात बार बार बोल रहे हैं कि रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या बनता है, पावर। देखो सब अटेंशन पे करें, लॉ ऑफ मास सेक्शन बार बार इस बात को स्ट्रेस देके बोलता है कि कॉफिशिएंट पावर बन जाते हैं, जबकि सच्चाई पता क्या है, ये जरूरी नहीं है, मे और मेन ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। देखो सुन लो, ये कॉफिशिएंट यहाँ पे पावर बनेगा, मे और मेन ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। मैं इसको लिखवाऊंगा अपने वर्ड से, पहले क्लियर कर लो। ये जो पावर होती है ना, ये अलग तरह से आती है, एक्सपेरिमेंट से आती है, इनको ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर, जिसको हिंदी में अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। अब आज उसके लेक्चर में हम जाने वाले हैं, उसी डिटेल में जाएंगे। पहले इस बात को जरूर लिखो, आप लिखो हेडिंग लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। जो द्रव्य का अनुपाती नियम है, इसकी एक लिमिट है बड़ी इंपॉर्टेंट, लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। आप एक लाइन लिखो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आज की सबसे मेन लाइन होगी। इट इज नॉट नेसेसरी दैट, it is not necessary that power of that the power of concentration term, power of concentration term and stoichiometric coefficients are equal. It is not necessary that, ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, the power of concentration terms and stoichiometric coefficients are equal.
power of concentration terms and stoichiometry coefficients are equal. ये जरूरी नहीं है. It is not necessary that the power of concentration terms and stoichiometry coefficients are equal. It may or may not be. It may or may not be. आपको बताएंगे कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता, ये सब बताया जाएगा. आप बिल्कुल वरिड ना होइए. इट मे और मे नॉट बी, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी सकता. तो देखो बता सकता हूँ कहाँ पे इक्वल होगा, लेकिन अभी आपको नहीं आता चैप्टर पूरा. एक रिएक्शन होती है एलिमेंट्री, वहां होता है. एलिमेंट्री के बिना कॉम्प्लेक्स में नहीं है. तो अभी हम इसको ना ऐसे डाउटफुल रख रखते हैं. रीजन आपको फर्दर मिल जाएगा, टेंशन बनी. बस इस बात का ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि कोफिशिएंट पावर बने. जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे ए स्क्वायर ही आ रहा हूँ. हमें नहीं पता यहाँ क्या आएगा, ये एक्सपेरिमेंट से निकाला जाएगा. ये कोफिशिएंट और पावर सेम हो भी सकता है और नहीं भी सकता. बोलो यहाँ तक की बात आई सबको समझ. एक बार जितना करा है ना, एक बार इसको रीडिंग करो, 2 मिनट के लिए आप करके देखो. क्योंकि अब हम नए डिस्कशन में एंटर कर रहे हैं, फिर नई बातें शुरू आई. अब रीडिंग करो एक बार अच्छे से, मन से पूरा पढ़ के देखो जो कराया गया आपने. शुरू से पढ़ के देखिए केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, काइनेटिक्स में किसकी स्टडी होती है, क्या काइनेटिक्स में हर तरह की रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं, तो कैसे रिएक्शन की स्टडी होती है, क्यों होती है, इतना सही पार्ट पहले क्लियर होना चाहिए. आप काइनेटिक्स में हर तरह की रिएक्शन स्टडी नहीं कर सकते. मैंने आपको शुरू में बोला काइनेटिक्स में सिर्फ वो रिएक्शन स्टडी होगी जिनकी स्पीड क्या होती है, मॉडरेट. क्यों बताओ, फास्ट की स्टडी क्यों नहीं होती. स्लो की स्टडी क्यों नहीं होती, चेंजिंग कंसेंट्रेशन नहीं है. तो उसको देख लो अच्छे से यार, बात ना करिए. सब रीडिंग करो शुरू से बस. क्लियर. बोलो यहाँ पे किसी पॉइंट पे कोई डाउट हुआ हो किसी को. चलिए अब देखिए हमारा डिस्कशन यहाँ पे शुरू हुआ था कि कोफिशिएंट और पावर मे और मे नॉट बी इक्वल. ठीक है, जरा ध्यान देना सब लोग. ये रीजन मिल जाएगा कहाँ पे इक्वल है कहाँ इक्वल नहीं है, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा. अब शुरू हुआ हमारा टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इसको हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया की कोटि. पर बात मत करिए. देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, पूरा चैप्टर इस टर्म के ऊपर डिपेंड है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन.
देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं एक्चुअल में ना, ये जो पावर होती है सही मायने में ऑर्डर है, इसे विक्रिया की कोटि बोला जाता है। जैसे को मुझसे बोलते हैं इस एक्सप्रेशन में एक्स क्या है, मैं बोलूंगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि विद रिस्पेक्ट टू ए। इज इट क्लियर? एग्जैक्टली जी क्या है, सॉरी वाई क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू डी। और जो ये एक्स प्लस वाई है ना, इसे कहेंगे ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है, आगे समझ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोटि है, इसको ऑर्डर बोलते हैं। एक्स भी यहाँ पे ऑर्डर है, वाई भी यहाँ पे ऑर्डर है, एक्स प्लस वाई ओवरऑल ऑर्डर है। आपको लिखना लिख सकते हैं, मर्जी फास्ट। अभी मैं आपको ऑर्डर की ना सिग्निफिकेंस क्लियर करता हूँ कि ऑर्डर का काम क्या होता है, ऑर्डर क्या करता है बताते हैं जी आपको। ठीक है, कर लीजिए आराम से कॉपी, इसको ना बताओ लिख लिया करें एज्यूम एक बार, हम आगे चले फटाफट। बाकी सब वही 11 12 के सारे पॉइंट है को उन्हीं को स्ट्रॉन्ग करना है। तो एक्स यहाँ पे ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए, वाई ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू बी, और एक्स प्लस वाई क्या है, ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर कहते हैं उसको। चलिए होपफुली यहाँ तक सब पहुंच गए, क्लियर है ना। अब देखो आपको चीज रियलाइज करवाते हैं यहाँ पे ना, देखो ऑर्डर का ना आपको इंपॉर्टेंस क्लियर करते हैं, ऑर्डर का मतलब क्या है। जो कहते हैं ना अभिक्रिया की पूर्ति, क्या पता लगता है इससे, ध्यान देना देखिए। चलिए वो ऐसा करें, फिर आगे स्टार्ट है ना। पूरा पावर लिखते हैं, कुछ खास नहीं। एक्स भी ऑर्डर है, वाई भी ऑर्डर है, वो ए के रिस्पेक्ट में है, वो बी के रिस्पेक्ट में, और एक्स प्लस वाई के ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है ना, सर नोट कर चुके हैं उम्मीद है। चलिए अब देखो मैं आपको सिखाता हूँ कि ऑर्डर का यूज क्या होता है। देखो सिर्फ समझना, अपना कॉन्सेप्ट अच्छा करना, फिर आगे पढ़ना होगा समझ में। ये कोई रिएक्शन हो रही है ए टू बी, ऐसे ही अपने पास से मान लेते हैं कि इसका ऑर्डर ऑर्डर ना जीरो, ये तो मैंने जीरो पावर लगा, बात मत करिए। अब आप सोच के बताओ, अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन डबल कर दूं, इस पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। इसे ट्रिपल कर दूं, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। इसे हाफ कर दूं, कुछ भी नहीं। आपने देखा ये ए ना इसके रेट को बदल ही नहीं पा रहा। देखो ए रेट को बदल नहीं पा रहा, इसलिए ए का ऑर्डर क्या है? जीरो। जीरो ऑर्डर, देखो समझो जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है। जीरो ऑर्डर का मतलब यह है कि ए के अंदर रेट को चेंज करने की एबिलिटी नहीं है, बदल ही नहीं सकता। बोलो, मान लो हम लोग ही हैं, मैं ठीक है टीचिंग कर रहा हूँ, आप सब स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए हम में से ऐसे कह दे कोई आज सारी मार्केट बंद हो जाए, कोई हमारे कहने से बंद कर देगा? बिल्कुल नहीं। हम कोई यहाँ पे कोई डीएम थोड़ी ना, हमको इस तरह की पावर थोड़ी ना कि कोई रीजन हम किसी को कहें। हमारा जीरो ऑर्डर है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जीरो ऑर्डर है। हम जीरो ऑर्डर में आएंगे क्योंकि हमारे कहने से कोई शॉप बंद नहीं कर रहा, कोई हमारे कहने से स्कूल बंद नहीं कर रहा। मान लीजिए यही पावर वन होती, सुनो बात मत करो बस। इसको डबल करने से क्या होता है? डबल हो जाए। इसको ट्रिपल करने से क्या होता है? इसको हाफ करने से हाफ। देखो सब कुछ ये पावर करती है, देखो पावर। जैसे भी मैंने कहा था, हमारे कहने से हमारा कोई कोई मार्केट बंद नहीं हो रही, स्कूल बंद नहीं हो रहा, कुछ बंद नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास पावर ही नहीं है। कहते हैं ना, हम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी नहीं है। देखो ये पावर है, देखिए ये पावर डिसाइड कर रही है। अब अगर मैं यहाँ पे पावर टू कर दूं, देखो आप कितना फर्क पड़ेगा। इसको डबल करने से ये 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम। इसको ट्रिपल करने से ये 9 गुना हो जाएगा, 9 टाइम। आपने महसूस करा, देखो सब कुछ ये पावर करती है। पावर का तो रोल होता है। इज इट क्लियर? कई लोग सिविल सर्विसेज में आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, देखो होगा कई लोग बहुत क्रेजी होते हैं इस तरह की जॉब से। भाई जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर की इनकम तो बहुत है, डॉक्टर की इनकम वो किसी से कंपेयर नहीं कर सकती, लेकिन डॉक्टर के पास पावर नहीं है। सकते ही पावर्स किनके पास होती है? आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, जो ऑफिसर रैंक के लोग होते हैं। आप देखो हर एक का अपना अपना टेस्ट है। जैसे आप नीट एस्पिरेंट, आपका लाइफ का ड्राइव में डॉक्टर बन, कई लोगों का एम होता है लाइफ का मुझे इस तरह का ऑफिसर बनना, वो पावर हंग्री होता है, मेरे पावर मिल जाए, हम पावर से कुछ भी एक्टिविटी कर तो लगे। अपना अपना टेस्ट है, डिफरेंट नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ, बात मत करिए, ये पावर डिसाइड करती है कि रेट कितना बदल सकता है। इसी को बोलते हैं ऑर्डर, इसी पावर को ऑर्डर कहते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो खैर आप देखो, मतलब ऑर्डर से फील करो आप। जैसे कितनी बार हम बोलते हैं ना कि भाई गवर्नमेंट का ऑर्डर है, अब गवर्नमेंट का ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकता। तो मतलब एक ऑर्डर जो होता है ना, बेसिकली इस बात को शो करता है कि वो रेट को कितना बदल सकता है। ठीक है ना, एक डेफिनेशन अलग बात होती है, लेकिन आप रियलाइज करो
ऑर्डर ये बताता है कि रेट को कितना बदल सकता है। ऐसे ही हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, चलो किसी का ऑर्डर निगेटिव आ गया, इसका क्या मतलब आप बता सकते हो? देखो इसको मैथ के अकॉर्डिंग सोचो आप, अगर आपने एक ही कंसंट्रेशन बढ़ाई तो रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा इसका। देखो आप महसूस करके देखो। तो सही मायने में ऑर्डर डिसाइड करता है कि वो रेट को कितना बदल सकता है, रेट को कितना चेंज कर सकता है। तो रेट को चेंज करने की जो एबिलिटी है वो ऑर्डर से पता लगती है। तो आप ना एक लाइन लिख सकते हो ऑर्डर क्या करता है? ऑर्डर डिसाइड्स ऑर्डर डिसाइड्स द हाउ मच rate of a reaction changes on changing concentration. Rate of a reaction changes on changing concentration. Order decides the how much rate of a reaction changes on changing concentration. समझ रहे हो आप? कंसंट्रेशन को बदलने से रेट कितना बदल सकता है, अभिक्रिया की दर में कितना परिवर्तन आ सकता है, इसको डिसाइड कौन करता है? ऑर्डर। ये तो देखो समझा, ये सब बातें कॉम्पिटिशन पूछी नहीं जाती, लेकिन हमें रियलाइज होनी चाहिए, फील होनी चाहिए हमें। देखो अब इसके बाद अगला टॉपिक है, अब शुरू करने जा रहे हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। हम नोट करिएगा टॉपिक नेम, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ के। रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात करेंगे, ठीक है, वेग स्थिरांक के मात्रक की बात करेंगे। अभी आपसे मैंने एक लाइन बोली, वो जानता है इसके बारे में क्या स्पेशल इट हैज? बताओ। नो फिक्स्ड यूनिट। अभी मैंने आपसे कहा था इसका कोई निश्चित मात्रक नहीं होता, कोई निश्चित मात्रक नहीं है इसका। अब देखो मैं आपको बताता हूँ निश्चित मात्रक क्यों नहीं होता, फिर कैसे निकलता है, वो सब डिटेल देखते हैं। चलो एक मिनट लिखना है, आप बंद कर दे। ये कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन हो रही है और मान लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मुझे पावर जीरो लगानी पड़ेगी, तो मैं आपको इसकी यूनिट निकाल के दिखाऊंगा। तो आर की यूनिट क्या थी? मोल पर लीटर सेकेंड। इसकी यूनिट मुझे निकालनी। अच्छा, किसी की भी पावर जीरो क्या होता है? वन। ये लीजिए, लो भाई, रेट कांस्टेंट की यूनिट आती है किसके लिए? कौन से ऑर्डर के लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए लिखिएगा नहीं। अगर यही पावर वन होती तो क्या होता? देखो, मोल पर लीटर सेकेंड। ये क्या आता है? मोल पर लीटर। देखो, मोल से मोल कैंसिल, लीटर से लीटर कैंसिल, यूनिट क्या आती? सेकेंड यूनिट। आ रहा है सबको समझ? देखो आप, इसी तरह से अगर हम सेकंड ऑर्डर के लिए काम करते हैं, पावर यहां पे क्या होती है? टू। मोल पर लीटर सेकंड, ये क्या आता? मोल पर लीटर पावर टू। देखो ये कैंसिल हो जाता, और यूनिट क्या थी? लीटर। मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। बोलो आ रहा है समझ? देखो आपने चीज महसूस करी, हर बार यूनिट अलग अलग आई। जीरो में कुछ हो रहा है, फर्स्ट में कुछ हो रहा है, सेकंड में कुछ हो रहा है। कोई यहां पावर हाफ कर दे, किसी ने हाफ ऑर्डर कर दिया, हाफ ऑर्डर भी होता है, किसी ने 1/3 कर दिया, 1.5 कर दिया। हर बार यूनिट अलग अलग आई। देखो साफ पता लग रहा है इसकी कोई फिक्स यूनिट नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबको रियलाइज हुआ। एक बात देखो और है, ध्यान देना, ये जो यूनिट्स है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक यूनिट्स है। कैसी यूनिट्स है? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है, इससे हम ना ऑर्डर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक यूनिट्स ऑफ ऑर्डर है, ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक है। एक मिनट, ये यूनिट आने के पीछे कौन जिम्मेदार है? जीरो ऑर्डर। ये यूनिट क्यों आई? कौन रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब हम यूनिट को देख के क्या बता सकते हैं? ऑर्डर के। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम यूनिट देख के ऑर्डर पता लगा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है? ऑर्डर। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर का है, इसको समझने की कोशिश करो। ऑर्डर की विशेषता, कोटि की विशेषता है। अब एक काम करते हैं, अपना हम यहाँ पे ना एक काम करते हैं, ऑर्डर को ना एन मान लेते हैं। तो हम nth ऑर्डर के लिए इसकी यूनिट निकालते हैं, nth ऑर्डर के लिए। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ टाइम बचाने के लिए, आप क्या करना कर लीजिएगा अपने आप। और आप सब बच्चों को ना ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। देखो सबको ये एक्सप्रेशन याद हो, देख लो, लीटर पावर n-1, मोल पावर 1-n सेकेंड इनवर्स।
ये सबको टेक्स्ट में होना चाहिए। कंपटीशन में सेकंड ऑर्डर आए, थर्ड ऑर्डर आए, हाफ आए, बस आपको एन को रखना है और कुछ नहीं करना। एन को रखना है बस, आपको बार बार ऐसे निकालने की जरूरत नहीं। ये हमने जनरल एक्सप्रेशन बना दिया, एक जनरल एक्सप्रेशन बना दिया और सब इतना टेक्स्ट में होना चाहिए, लिखा हुआ भी। कोई भी क्वेश्चन हम यहां से करेंगे तो एक बार आप चेक भी कर सकते हो। अभी हमने जीरो ऑर्डर के लिए काम किया, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है, देखो आपकी यूनिट मैच कर जाए। फर्स्ट ऑर्डर में एन की वैल्यू क्या है, 1 1, इसकी पावर 0 1, इसकी पावर 0 1, सिर्फ ये बच जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। ये सब बच्चों को ये एक्सप्रेशन बिल्कुल टेक्स्ट में होना चाहिए अगर आपको अपनी स्पीड बनानी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप nth ऑर्डर के लिए कैसे यूनिट निकाल रहे हैं, ये एक्सप्रेशन आपको टेक्स्ट में होना चाहिए। लो कॉपी करो जरा पर। और ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या है, ऑर्डर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डर लिख लीजिए, राइट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डर बोलते हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डर बोलेंगे नहीं जानता, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर के लिए काम कर सकते हैं। ये सबको अच्छे से आए। तो डिस्कशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखो आज के लेक्चर में इतना ही, अब कल और बहुत डेप्थ वाली बातें होगी। तो आप खैर अभी इतना अच्छे से करके आइए, इसी की प्रैक्टिस करिए, बहुत सारा सेक्शन फिनिश हो गया।